हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं विनय विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विनय सर स्टडी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी का 2026 का मॉडल पेपर समझेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। आज के वीडियो में जानेंगे कि हमारा पेपर किस प्रकार से आएगा। तो यह हमारा रियल पेपर है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज का वीडियो के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो देखिए, हमारा जो यहाँ पे पेपर है, ये हमारा पेपर है। पेपर कोड जो हमारा है 400 × VM है। समय हमारा होता है 3 घंटे 15 मिनट का, और पूर्णांक जो होता है वो हमारा 100 नंबर का होता है हिंदी के पेपर में। अब देखिए, हमें कुछ निर्देश दिया हुआ, तो निर्देश को पहले हम ध्यान से पढ़ते हैं। तो देखिए, निर्देश नंबर 1 है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यानी कि जो शुरुआत का 15 मिनट है उसमें आपको प्रश्न पत्र को अच्छे तरीके से पढ़ना होगा, और 3 घंटे में आपको पेपर को क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। अब देखिए, दूसरा निर्देश दिया है कि इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। अब देखिए, हमारा आ गया खंड का। तो खंड का में देखिए हमारा क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न का प्रश्न संख्या पहले का वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 84 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता कौन है। ए ऑप्शन है नाभादास, बी ऑप्शन है गोकुलदास, सी ऑप्शन है छित स्वामी, और बी ऑप्शन है चौथा ऑप्शन है विठलनाथ। तो देखिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरा से हो जाएगा गोकुलनाथ, इसका सही उत्तर हो जाएगा गोकुलनाथ। दूसरा क्वेश्चन है खा वाला कि हिंदी किस वर्ष नई चाल में ढली। पहला ऑप्शन है पहला ऑप्शन हमारा सन 1857 ईस्वी, और दूसरा ऑप्शन है सन 1873 ईस्वी। तीसरा ऑप्शन है सन 1947 ईस्वी, और फिर चौथा ऑप्शन है सन 1975 ईस्वी। तो देखिए, हिंदी जो हिंदी भाषा है ये 1837 ईस्वी में नई चाल में ढली थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही हो जाएगा, 1873 ईस्वी। अब देखिए, तीसरा क्वेश्चन गा वाला क्वेश्चन है कि उपन्यास सम्राट माने जाते हैं, उपन्यास का सम्राट किसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, दूसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है प्रेमचंद, और चौथा ऑप्शन है जैनेन्द्र कुमार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रेमचंद। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। अगला क्वेश्चन है घा वाला कि त्याग पत्र के रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन है वासुदेव शरण अग्रवाल, दूसरा ऑप्शन है जैनेन्द्र कुमार, तीसरा ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा, और चौथा ऑप्शन है उपेंद्र नाथ अस्क। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जैनेन्द्र कुमार। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा से हो जाएगा जैनेन्द्र कुमार। अब देखिए, पहले का 5वां क्वेश्चन है कि रानी नागफनी, यहाँ पे रहेगा रानी नागफनी की कहानी के लेखक हैं। जो रानी नागफनी की कहानी है इसके लेखक कौन हैं। तो पहला ऑप्शन है यशपाल, दूसरा ऑप्शन है महादेवी वर्मा, तीसरा ऑप्शन है जैनेन्द्र कुमार, और चौथा ऑप्शन है हरिशंकर परसाई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिशंकर परसाई। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर चौथा से हो जाएगा। तो ये 5 क्वेश्चन हमारे थे हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से। अब यहाँ से हमारा 5 नंबर कन्फर्म हो गया। उसके बाद देखिए, हमारे 5 क्वेश्चन होंगे हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से। तो यहाँ पे दूसरे का कहा है कि सामान्य रूप से प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा मानी जाती है। पहला ऑप्शन है सन 1930 से 1946 तक, दूसरा ऑप्शन है सन 1932 से 1947 तक, और तीसरा ऑप्शन है सन 1936 से 1943 तक, और चौथा ऑप्शन है 1940 से 1950 तक। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1936 से 1943 तक। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अब देखिए, खा वाला क्वेश्चन है कि एक भारतीय आत्मा कहे जाते हैं। पहला ऑप्शन है भूषण, दूसरा ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तीसरा ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, और चौथा ऑप्शन है केशव दास। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा माखनलाल चतुर्वेदी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही हो जाएगा, माखनलाल चतुर्वेदी। अब देखिए, गा वाला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नांकित में खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। पहला ऑप्शन है कामायनी, दूसरा ऑप्शन है प्रिय प्रवास, तीसरा ऑप्शन है वैदेही वनवास, और चौथा ऑप्शन है साकेत। तो इसका देखिए सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रिय प्रवास। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा से हो जाएगा प्रिय प्रवास। अब देखिए, घा वाला क्वेश्चन है कि कौन सा काव्य आंदोलन स्थूल के प्रति विद्रोह है। कौन सा काव्य आंदोलन स्थूल के प्रति विद्रोह का सूक्ष्म का विद्रोह कहा गया है, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है।
तो देखिए पहला ऑप्शन है छायावाद और दूसरा ऑप्शन है प्रगतिवाद, तीसरा ऑप्शन है प्रयोगवाद और चौथा ऑप्शन है समकालीन कविता। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा छायावाद। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही हो जाएगा। अब देखिए हमारा पांचवा क्वेश्चन है, हम राही नहीं राहों के अन्वेषी हैं किसने कहा था? पहला ऑप्शन है धर्मवीर भारती ने, दूसरा ऑप्शन है अज्ञे ने, तीसरा ऑप्शन है नामवर सिंह ने और चौथा ऑप्शन है निराला ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका देखिए सही उत्तर हो जाएगा अज्ञे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा अज्ञे। अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अब देखिए आ गया प्रश्न संख्या 3। तो प्रश्न संख्या 3 हमारा है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे देखिए आपको गद्यांश दिया है कि यह अनुभव कितना चमत्कारी है। इस प्रकार से आपको एक गद्यांश दिया, तो हर गद्यांश पर आपको यहाँ पे देखिए 2 गद्यांश दिया रहेगा, अथवा करके एक और गद्यांश दिया रहेगा। तो क्या करना होगा आपको, दोनों गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़ना है और उस पर आधारित 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। 5 प्रश्न का उत्तर आप देंगे तो हर प्रश्न आपका 2 नंबर का रहेगा। तो यहाँ से आपको मिलेंगे 10 नंबर, यानी कि तीसरा प्रश्न आपका 10 नंबर का होगा। तो दोनों में से आपको एक एक गद्यांश सॉल्व करना होगा। देखिए एक गद्यांश यहाँ पे दिया है कि भूमि पर बरसने वाला जल और जन की संस्कृति। तो इन दोनों में से आपको सिर्फ एक ही गद्यांश को सॉल्व करना है। अब देखिए चौथा क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिस प्रकार से हमारा गद्यांश दिया था उसी प्रकार से हमारा 2 पद्यांश भी दिया रहेगा। यहाँ पे दिया है कि दुख की पिछली रजनी बीत विकसता दुख का नवल प्रभात। तो ये वाला हमारा क्या है, पद्यांश दिया हुआ। इसी प्रकार से आपको एक पद्यांश और दिया रहेगा। तो दोनों पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश को पढ़ना है, इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना है। आपको 5 प्रश्न दिए रहेंगे, पांचों प्रश्न आपके 2-2 नंबर के होंगे। तो यहाँ से भी आपको मिल जाएगा 10 नंबर। तो क्या करना, आपको दोनों पद्यांश में से किसी एक को सॉल्व करना है। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन हमारा है, पांचवा का कहा है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80, यानी 80 शब्दों में किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी रचना का उल्लेख करना है। तो यह क्वेश्चन आपका 5 नंबर का है। देखिए आपको 3 लेखक दिए हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो इन तीनों लेखकों में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय लिखना है, उस पर आपको मिलेगा 3 नंबर, और रचना लिखना है, उस पर आपको मिलेगा 2 नंबर। इस प्रकार से आपको यहाँ से मिल जाएंगे 5 नंबर। अब देखिए पांचवें का खा वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपका कितने नंबर का है, 5 नंबर का। अधिकतम शब्द सीमा 80। तो यहाँ पे आपको लेखक का साहित्यिक परिचय लिखना, उनकी कृतियां लिखना। तो यहाँ पे देखिए 3 लेखक दिए हैं। तो पहले हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दूसरा माधवी वर्मा और तीसरा जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो इन तीनों लेखकों में से किसी एक लेखक का आपको साहित्यिक परिचय लिखना है, उस पर आपको मिल जाएगा 3 नंबर, और रचना लिखना है, उस पर आपको मिल जाएगा 2 नंबर। इस प्रकार से यहाँ से भी मिला के आपको मिल जाएगा 5 नंबर। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि पंचलाइट कहानी की कथा वास्तु लिखिए। कितने शब्दों में, 80 शब्दों में। यह क्वेश्चन भी आपका 5 नंबर का है। अथवा करके दिया है कि बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के प्रमुख पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश, यानी उनका चित्रण कीजिए। तो इन दोनों क्वेश्चनों में से देखिए आपको तो पंचलाइट कहानी का लिखिए, फिर बहादुर या फिर पंचलाइट। देखिए इन तीनों में से आपको एक ही कहानी का, पंचलाइट या बहादुर, दोनों में से एक ही कहानी को लिखना है। यहाँ से मिलेंगे आपको 5 नंबर। अगर आपको जिसका चित्रण पूछा उसको वो नहीं मालूम है आप, तो आपको क्या कर सकते हैं, आप पूरी कहानी को लिख सकते हैं, उसमें आपको सबका चित्रण आ जाएगा। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये प्रश्न आपके 5 नंबर का है। यहाँ पे भी आपको 80 शब्दों में लिखना है। तो जो स्वपठित खंड काव्य होता है ये हर जिले में अलग अलग आता है। तो इसका वीडियो हमने पहले से बना दिया कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य आएगा। वहां से आप जब देखकर आप जान सकते हैं कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य आएगा और आपको क्या पढ़ना है। आगे देखिए अब हमारा आ गया खंड बा। तो खंड खा में देखिए हमारा क्या है, 8वें का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो देखिए आपको संस्कृत के 2 गद्यांश दिए रहेंगे, दोनों में से किसी एक गद्यांश को क्या करना है, संदर्भ लिखना है। संदर्भ पर मिल जाएगा आपको 2 नंबर, और हिंदी में अनुवाद करना है, उस पर आपको मिलेगा 5 नंबर। इस प्रकार से यहाँ से भी मिला के आपको मिलेगा 7 नंबर। दोनों में से किसी एक को सॉल्व करना। उस पर खा वाला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित संस्कृत श्लोक में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो आपको संस्कृत के 2 श्लोक दिए हैं, दोनों में से किसी एक श्लोक को आपको क्या करना है,
संदर्भ लिखना है उसका और फिर उसको हिंदी में अनुवाद करना है। तो 2 नंबर मिलेगा संदर्भ पर, 5 नंबर अनुवाद पर। इस प्रकार से यहाँ से मिलेगा आपका 7 नंबर। अब देखिए हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर दीजिए। तो आपको संस्कृत खंड से 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे, चारों में से आपको 2 का आंसर देना है। हर क्वेश्चन आपका 2-2 नंबर का। इस प्रकार से यहाँ से भी मिल जाएंगे आपको 4 नंबर। अब आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन हमारा 10वें का क्या कह रहा है कि हास्य रस अथवा करुण रस के स्थायी भाव के साथ उनकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो हास्य रस अथवा करुण रस का परिभाषा लिखना, उदाहरण लिखना, जिस पर आपको मिलेंगे 1-1 नंबर। तो यहाँ पे आपको मिलेगा कितने नंबर, 2 नंबर मिलेगा। 1 नंबर परिभाषा पर, 1 नंबर उदाहरण पर। तो यहाँ से आपको 2 नंबर मिलेंगे। उसके बाद देखिए खा वाला है कि रूपक अलंकार अथवा श्लेष अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। तो दोनों में से यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही का लिखना है, यहाँ से मिलेगा आपको 2 नंबर। उसके बाद दोहा अथवा सोरठा छंद का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। तो यहाँ से भी आपको 2 नंबर मिलेगा। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो देखिए पहला है भारत में भ्रष्टाचार की समस्या, दूसरा है भारत में आतंकवाद कारण और निवारण समाधान, और फिर तीसरा है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान, और चौथा है जनसंख्या वृद्धि की समस्या। तो इन चारों में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है, जिस पर आपको मिलेगा 9 नंबर। निबंध कम से कम आपका 3 पेज का होना चाहिए और हेडिंग डालकर लिखिएगा। पहला हेडिंग होना चाहिए प्रस्तावना, और फिर पहला हेडिंग क्या चाहिए, प्रस्तावना होना चाहिए, और फिर लास्ट हेडिंग होना चाहिए उपसंहार, और फिर बीच में आपको जो हेडिंग लिखना होगा जिस विषय पर, उस विषय का हेडिंग डालकर आप लिख सकते हैं, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब देखिए 12वें नंबर का वाला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि पवनः का संधि विच्छेद होगा। का ऑप्शन है पौधन पाधन वना, और खा ऑप्शन है पोधन अना, और गा ऑप्शन है उत्धन चरणम, और घा ऑप्शन है उत्धन चारणम। तो देखिए पवनः का जो संधि विच्छेद हो जाएगा पोधन अना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा खा सही हो जाएगा, पोधन अना। अब देखिए दूसरा है क्या है, हरिश्चिनोति, क्या है, हरिश्चिनोति का संधि विच्छेद होगा। तो देखिए का ऑप्शन है हरिता धन चिनोति, और खा ऑप्शन है हरिधन चिनोति, और गा ऑप्शन है हरिशधन चिनोति, और घा ऑप्शन है हरे धन चिनोति। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिधन चिनोति। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा खा सही। अब देखिए तीसरा है पौधन इत्रम का संधि विच्छेद है, किसका संधि विच्छेद है, का ऑप्शन है पवित्र, खा ऑप्शन है पवित्रम, गा ऑप्शन है परित्राम का है परित्राण, और फिर गा ऑप्शन है परित्रम। तो देखिए पवित्रम का ये जो है संधि विच्छेद है पौधन इत्रम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर खा हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए खा वाले का क्वेश्चन नंबर पहला है कि यथोचितम में समास है। का ऑप्शन है कर्मधारय समास, खा ऑप्शन है बहुब्रीहि समास, गा ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, और घा ऑप्शन है द्वंद्व समास। तो देखिए जो यथोचितम है, यथोचितम में क्या कौन समास है, इसमें अव्ययी भाव समास है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा गा सही हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। खा उसका दूसरा है महात्मा में समास है। का ऑप्शन है कर्मधारय समास, खा ऑप्शन है द्वंद्व समास, गा ऑप्शन है बहुब्रीहि समास, और घा ऑप्शन है अव्ययी भाव समास। तो यहाँ पे देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इसमें हो जाएगा कर्मधारय समास। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का वाला क्वेश्चन कह रहा है कि का वाले का पहला कि गुरुत्वम में प्रत्यय है, गुरुत्वम में प्रत्यय है। का ऑप्शन है तव्यत प्रत्यय, खा ऑप्शन है कट प्रत्यय, और गा ऑप्शन है त्वा प्रत्यय, और घा ऑप्शन है मतु प्रत्यय। तो मुक्तर जो गुरुत्वम है, गुरुत्वम में त्वा प्रत्यय है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर गा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा है भूता शब्द में प्रत्यय है। का ऑप्शन है कत प्रत्यय, खा ऑप्शन है कत्वा प्रत्यय, गा ऑप्शन है मतु प्रत्यय, और घा ऑप्शन है त्वा प्रत्यय। तो भूता जो है इसमें कत प्रत्यय है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा खा सही हो का सही हो जाएगा। अब देखिए आ गया हमारा 13वें का खा वाला क्वेश्चन। तो ये कह रहा है कि रेखांकित पदों में से किसी एक पद में विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। तो पहला है सुधीरा कट्या कुब्जा अस्ति। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि सुधीर क्या है, सुधीर क्या है, सुधीर जो है कुबड़ वाला, यानी सुधीर को क्या है कुबड़ निकला हुआ है, सुधीर जो है कुबड़ वाला है, इसका अर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कौन सा नियम लगेगा इसमें, देखिए इसमें जो है शब्द जो हो जाएगा इसमें हो जाएगा कट्या। कट्या का अर्थ होता है क्या,
कट्या का तो देखिए यहाँ पे कट्या हो जाएगा, शब्द क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा कट्या, तो इसमें कट्या हमारा शब्द हो जाएगा। और इसमें विभक्ति हो जाएगी तृतीया विभक्ति, विभक्ति रहेगी क्या, तृतीया विभक्ति इसमें हो जाएगी। हम पहले वाले का कर रहे हैं तो इसमें हो जाएगी तृतीया विभक्ति। उसके बाद आगे देखिए, अब देखिए इसमें नियम क्या लगेगा, इसमें लिखेगा अंग विकार, यानी अंगों का रोग है। अगर किसी को कुबड़ निकला है तो अंगों का रोग है, तो यहाँ पे रहेगा इसका जो नियम हो जाएगा, देखिए उसमें क्या नियम लगेगा, इसमें नियम लगेगा अंग विकार। अंग का अर्थ होता है शरीर का कोई अंग और विकार का अर्थ होता है रोग। तो यहाँ पे अगर किसको कुबड़ निकला है तो यहाँ पे अंग विकार का नियम लगेगा, क्या, अंग विकार का नियम लगेगा इसमें। तो इसी प्रकार से आपको लिखना है। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किसी एक पत्र का प्रारूप उदाहरण सहित लिखिए। तो पत्र आपका 8 नंबर का होता है, कितने नंबर का, 8 नंबर का। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि नंबर 1, नगर में अतिक्रमण की समस्या के निवारण हेतु महापौर को पत्र लिखिए, अथवा करके दिया है कि प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए। तो इन दोनों पत्रों में से आपको किसी एक पत्र को लिखना है, जहां से मिलेगा आपको 8 नंबर। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको पेपर को सॉल्व करना है और इसी प्रकार से आपको लिखना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।